हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये पार्ट 6 है जीके थ्रू पीवाईक्यू सीरीज़ का और पॉलिटी की ये सेकंड वीडियो है। और आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। पॉलिटी की फर्स्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पार्लियामेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो कौन से राष्ट्रपति ऐसे थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं? करेक्ट आंसर है प्रणब मुखर्जी जो थे ये डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के। ओके, प्रणब मुखर्जी हमारे 13th प्रेसिडेंट थे, 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, और ये 2012 से 2017 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। 14th प्रेसिडेंट कौन थे? 14th प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, 2017 से 2022 तक। और अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? 15th राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ओके, द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है 2015 से 2021 तक। ठीक है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 टू 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। 1962 से 1967 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है। प्रतिभा पाटिल हमारी राष्ट्रपति रही थी 2007 से 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज आर डैश सिस्टम। व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक डैश प्रणाली है। तो इंडिविजुअल लीडरशिप का जो सिस्टम होता है तो इसे कहा जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि एक ही हेड होता है पूरे देश का, यानी राष्ट्रपति देश के कामकाज और प्रशासन पर पूरा अधिकार रखता है। ठीक है। सब कुछ प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूटिव पावर, सभी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है। ओके। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? संसदीय प्रणाली में जिस पार्टी को लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, सांसद में सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती है उस पार्टी से ही प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है। अब कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि सांसद होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए? ये कहता है आर्टिकल 79। ठीक है। राज्यसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 80। लोकसभा का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 81। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द डैश। संघ की कार्यकारी शक्ति किसके पास है ये बताना है। तो संघ की कार्यकारी शक्ति होती है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के लिए। प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 52। ठीक है। आर्टिकल 52 कहता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 53 कहता है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को या तो डायरेक्टली यूज़ करे या फिर सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी से करा भी सकता है। ठीक है। अब 53 में ये बोल दिया कि पावर को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता है या किसी से सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी से करा भी सकता है। लेकिन फिर 76th अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, जिसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेना मैंडेटरी है। 76th अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति को सलाह लेना अनिवार्य होगा। ठीक है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट का है। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, ये बताता है। और 76th अमेंडमेंट एक्ट 1976 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज़ करने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी है। ठीक है। अब आर्टिकल 60 जो है ये प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट को। ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है।
और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 35 ईयर्स। ओके, अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले, इंडिया के फर्स्ट यूनानिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति जो पूर्ण सहमति से बने थे वो कौन थे? पहले राष्ट्रपति जो पूर्ण सहमति से बने वो थे 6th प्रेसिडेंट, जिनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी जो हमारे 6th प्रेसिडेंट थे, ये पूर्ण सहमति से बने थे। फिर पूछा जाता है कि कौन से प्रेसिडेंट हाईएस्ट मार्जिन से जीते थे? हाईएस्ट मार्जिन से कौन से राष्ट्रपति जीते थे? 10th प्रेसिडेंट, जिनका नाम था KR नारायण। ठीक है, संजीवा रेड्डी कौन से ईयर में प्रेसिडेंट थे? 1977 टू 1982। ओके, और KR नारायण प्रेसिडेंट थे 1997 से 2002। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट को, फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्हें बिना किसी पार्टी सपोर्ट के जीते थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बिना किसी पार्टी सपोर्ट के जीते थे वो कौन थे? वो थे VV गिरी। थर्ड प्रेसिडेंट थे VV गिरी, फोर्थ प्रेसिडेंट VV गिरी। ठीक है, यूनानिमसली जो जीते वो थे 6th प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी, हाईएस्ट मार्जिन से जीते 10th प्रेसिडेंट KR नारायण, इंडिपेंडेंट यानी बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के जो जीते थे वो थे 4th प्रेसिडेंट VV गिरी। ठीक है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा किसको दे सकते हैं? प्रेसिडेंट इस्तीफा देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ऑफिस खाली कर देते हैं, वेकेट कर देते हैं, तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है या नहीं। तो यस, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है बाय इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 61। ओके, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से तभी हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति संविधान का कोई उल्लंघन करता है तो। ठीक है, अगर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 61। ओके, आर्टिकल 52 है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 54 में प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 54 में। ओके, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट है एंड आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दी जाती है, यानी कि किसी की सज़ा को खत्म कर सकता है प्रेसिडेंट, ये पावर दी जाती है आर्टिकल 72 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not correct about the eligibility criteria for being elected as Vice President of India? भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए पात्रता मानदंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। यस। 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम है। यस। कोई भी प्रॉफिट अर्न करने वाली कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑफिस नहीं होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट नहीं है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब देखो, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, राइट। वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल 63 टू 73। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट 5 में मेंशन्ड है। ठीक है, पार्ट 5 किसका है? पार्ट 5 में लिखा गया है यूनियन के बारे में। ओके, पार्ट 5 में आर्टिकल्स है आर्टिकल 52 टू 151
आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151 जो है वो पार्ट 5 में है, ठीक है। अब पार्ट 5 जो है ये यूनियन गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में बताता है, ओके। देखो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया है कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, ठीक है, यह आर्टिकल 64 कहता है। आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाएगा, क्या मेथड होगा, उसके बारे में बताया गया है। सो आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कैसे होंगे ये आर्टिकल 66 में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following holds the authority of transferring judges from one high court to another after consulting with the Chief Justice of India? निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? तो ट्रांसफर कौन कर सकता है हाई कोर्ट जजेस का किसी दूसरे जज में? कौन ट्रांसफर कर सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, ठीक है, द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर है हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफर करने की, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ परामर्श करने के बाद ही ट्रांसफर किया जा सकता है, ओके। प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 52। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 76। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 63 एंड प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल है आर्टिकल 75, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। The emoluments and allowances of the president and other expenditure relating to his office is charged on the dash of India. राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के डैश पर भारित होते हैं। तो कार्यालय से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं, प्रेसिडेंट के अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स, ये कौन से फंड में जाते हैं, कौन से फंड से किए जाते हैं? ये किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 तरह के फंड्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 तरह के फंड्स होते हैं। पहला है कंसोलिडेटेड फंड्स। कंसोलिडेटेड फंड्स का आर्टिकल है आर्टिकल 266 क्लॉज 1, ओके। कंसोलिडेटेड फंड में जो भी कमाई होती है वो कंसोलिडेटेड फंड में डाली जाती है और जो भी खर्चे किए जाते हैं वो भी कंसोलिडेटेड फंड से किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिंजेंसी फंड। कॉन्टिंजेंसी फंड का आर्टिकल है आर्टिकल 267। कॉन्टिंजेंसी फंड जो है ये इमरजेंसी फंड होता है फॉर नेशन। इमरजेंसी के टाइम पर कॉन्टिंजेंसी फंड को यूज़ किया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इसमें से फंड लिया जाता है, ठीक है। और थर्ड है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आर्टिकल 266 क्लॉज 2, ओके। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्या होता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो फंड्स रिसीव किए जाते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स में रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। सो कंसोलिडेटेड फंड्स आर्टिकल 266 क्लॉज 1, कॉन्टिंजेंसी फंड आर्टिकल 267 एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का हमने अभी आर्टिकल देखा था, आर्टिकल था 76। अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं देश के, ओके। प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट करता है अब ये भी देख लेते हैं, किन किन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमने अभी देखा। और किसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड एम्बेसडर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन और बाकी मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। स्टेट गवर्नर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स,
चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, स्टेट गवर्नर्स एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में कौन सा सही नहीं है। मुख्यमंत्री जो है वो पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स एलोकेट करते हैं, मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करते हैं मुख्यमंत्री। क्या ये सही है? सही है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री, ये भी सही है। जब वह इस्तीफा देते हैं या मर जाते हैं तो मंत्री परिषद के कामकाज में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत है, प्रभाव पड़ता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। राज्यपाल अपनी सिफारिशों पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आर्टिकल 164 जो है ये कहता है कि गवर्नर मुख्यमंत्री को और बाकी मंत्रियों को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, सीएम को और बाकी मंत्रियों को कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर। सीएम अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये बोला गया है आर्टिकल 164 में। और आर्टिकल 167 कहता है कि सीएम गवर्नर और राज्य के मंत्री परिषद के बीच का लिंक होगा। ठीक है, गवर्नर जो है, सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में लिंक के तौर पर एक्ट करेंगे। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 167, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच के लिंक कौन होंगे? सीएम। ये कौन कहता है? आर्टिकल 167। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति इनमें से किन्हें नियुक्त नहीं करते, ये बताना है। अभी हमने देखा था एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सीएजी को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, अटॉर्नी जनरल को भी। सो करेक्ट आंसर होगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ये कहता है अनुच्छेद 153। आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ओके, अब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में। इसमें बोला गया था कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति एक साथ 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति राज्य ए के गवर्नर है वही राज्य बी के भी गवर्नर बन सकते हैं, ये बोला गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। ओके, सो आर्टिकल 153 है गवर्नर का एंड आर्टिकल 157 में गवर्नर की क्वालिफिकेशंस को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। इंडिया की यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, करंटली कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में? 8। दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज इंडिया की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन दी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर ऑफ स्टेट यानी राज्य के राज्यपाल में निहित होगी। एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की किसके पास है? गवर्नर ऑफ स्टेट के पास। और एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। राइट, देखो आर्टिकल 153 कहता है हर राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, और आर्टिकल 154 कहता है कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव चाहने वाले उम्मीदवार को डैश की सुरक्षा जमा करना आवश्यक है।
तो उपराष्ट्रपति को के उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा जमा करनी होती है? 15,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम कैन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज हर रेजिग्नेशन लेटर? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट? अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वर्तमान उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के डैश के भीतर किया जाना है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 60 डेज। अगर वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, तो जिस दिन टेन्योर खत्म होता है उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर अगले वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस्ड मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1979? निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली? तो मोरारजी देसाई की जगह ली थी चरण सिंह ने। ठीक है, मोरारजी देसाई 4th PM थे। मोरारजी देसाई जो थे ये हमारे देश के 4th PM थे इंडिया के। 1977 से 1979 तक PM रहे हमारे देश के मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे ये भारत के पहले नॉन कांग्रेस PM थे, यानी मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। ठीक है, चरण सिंह ने मोरारजी देसाई की जगह ली और चरण सिंह की जगह किसने ली थी? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि कौन से पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। सो आंसर है मोरारजी देसाई, कांग्रेस पार्टी के नहीं थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन है जो कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? वीवी गिरी उपराष्ट्रपति रहे हैं, जाकिर हुसैन भी रहे हैं और BD जट्टी भी रहे हैं। गुजारी लाल नंदा जो थे ये कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। गुजारी लाल नंदा जो थे ये इंडियन पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट थे और ये 2 टाइम्स भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि 2 टाइम्स भारत के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे गुजारी लाल नंदा। ठीक है, पहली बार तो बने थे जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी 1964 में, और दूसरी बार बने थे जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी 1966 में। ठीक है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर तो रहे हैं गुजारी लाल नंदा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सेकंड प्रेसिडेंट थे 1962 टू 1967 में। ओके, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को भारत में टीचर्स डे के तौर पर भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian president used the pocket veto for the Indian Post Office Amendment Bill 1986? किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया? सो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के लिए किया था ज्ञानी ज़ैल सिंह ने। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 के लिए पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। पॉकेट वीटो में बिल को पेंडिंग रखा जाता है इनडेफिनिट पीरियड के लिए, यानी कि बिल को राष्ट्रपति के द्वारा अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। ना ही बिल को रिटर्न किया जाता है, ना ही उसे रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसे अनिश्चित काल तक लंबित रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975 टू 1977? तो 1975 टू 1977 जब इमरजेंसी थी, आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स हैज सर्व्ड अ टर्म ऑफ 13 डेज? तो कौन से प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है?
13 डेज के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें से एक बार 1996 में 13 डेज के लिए पीएम बने थे। वैसे 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं और 1996 में 13 डेज के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो सीएजी को कौन नियुक्त करते हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं सीएजी को प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सेम पावर्स एंड फंक्शंस एज डैश? तो भारत के राष्ट्रपति के पास वही शक्तियां और कार्य हैं जो कि ब्रिटेन की रानी के पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट? तो किस देश में सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली मौजूद नहीं है? करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सांसदीय प्रणाली है, राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 ये दोनों आर्टिकल्स कहते हैं कि केंद्र में सांसदीय प्रशासन होगा, यानी कि सेंटर में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ये बोलते हैं आर्टिकल 74 एंड 75। और आर्टिकल 163 एंड 164 जो है ये कहते हैं कि राज्य में सांसदीय प्रशासन होगा, यानी कि स्टेट में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। ठीक है, सेंटर में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा ये बोलता है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, और स्टेट में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा ये बोलता है आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया? भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सो भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है राष्ट्रपति। ठीक है, सुप्रीम कमांडर है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद जो थे ये सबसे लंबे समय के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 12 साल। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।